तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारी 5 प्रश्नों की श्रृंखला का 19वां दिन है और अभी इस समय हम लोग इंग्लिश वाले वीडियो में जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और नए क्वेश्चन अगर आपको करंट जो अभी चल रहे हैं 2024 के प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है आप हिंदी वाले वीडियो पे जाकर के देखेंगे। बाकी क्वेश्चंस की लैंग्वेज को लेके बहुत कोई इशू मत रखिए, क्योंकि क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप दोनों लैंग्वेजेस में डील कर ही सकते हैं, तो देखते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो वो ना देखे फिर, और क्या। तो आगे हम लोग जो है इसमें इंग्लिश वाले पोर्शन में भी फिर बाद में करंट अफेयर बेसिस पे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर इसमें भी इस चीज़ को इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि दोनों के लिए समय नहीं मिल पाता है कि दोनों तरीके हिंदी में भी बन पाएँ, इंग्लिश में भी बन पाएँ। काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इस समय, कई सारी चीज़ें कवर करनी है। तो आज की हमारी जो रश्मिका है उसको देख लीजिए। अनित्य होती है पराजय, व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजय के लिए। ओहो, ये जो है ये हो चुकी है, ये आज का नहीं है, सॉरी गड़बड़ हो गया है, रुकिए 1 मिनट। तो एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों चलिए, नमस्कार नहीं, वो क्या हुआ, गलत स्लाइड खुल गई थी। आज की जो रश्मिका है वो ये है, क्रोध के उन्मान में नहीं होता है समस्या का निदान, किंतु शांतचित्त हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव स्मरण रखिए, कोई भी नियति जनित समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं होती। समस्या मात्र इतनी है कि अधिकांश लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। तो इसलिए आप भी जो है दैनिक आने वाली परेशानियों को बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई उनको आधार मत बनाइए अपने आप को पीछे ले जाने का, पूरी तरीके से लगे रहिए, है ना। वो मूवी बहुत काफ़ी टाइम पहले एक आप लोगों ने आई थी, देखी होगी, हाफ गर्लफ्रेंड, उसमें वो बोलता है, माता जी जो रहती हैं अर्जुन कपूर की, वो बोलती हैं उसको, श्रद्धा को, कि जब वो बोलती है कि कुछ चीज़ें ऐसे टूट जाती हैं कि उनकी दरारों को भरा नहीं जा सकता, तो कहती हैं इन्हीं दरारों का नाम जीवन है तो ये जो जीवन है, इन्हीं दरारों का नाम जीवन है, तो इन दरारों को आप बहाना बनाने की कोशिश मत करिए, ठीक है खैर चलिए, तो मजाक था। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे हैं हम लोग आगे देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ग्रीन वॉशिंग। अब देखिए, ग्रीन वॉशिंग पे कल ही हम लोगों ने जो है एक आर्टिकल डिस्कस किया है, द हिंदू में आया था, पहला आर्टिकल हमारा द ग्रीन वॉशिंग ही था, तो ये तो आप बता ले जाओगे। ए, कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन दैट ए कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। बी, नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल environmental costs in the annual financial statements of country, ignoring the disastrous ecological consequences while undertaking infrastructure development. D, making mandatory provisions for environmental costs in a government project or program. तो अब आप एक चीज़ ये देखिए कि इसका जो सही आंसर है वो है ए, कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन दैट ए कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। कंपनी जो धोखा दे देती है कि ये हमारा प्रोडक्ट जो है इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटली जो है साउंड है, एकदम नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। हालांकि कल हम लोगों ने जो आर्टिकल अपना डिस्कस किया था उसमें ग्रीन वॉशिंग के अंदर फॉरेस्ट एक्ट 1980 जो है उसमें जो अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं अभी गवर्नमेंट ने, उन अमेंडमेंट्स को लेकर के था। तो अगर उस आर्टिकल के बेसिस पे कोई इसको हल करने की कोशिश करता तो फिर जो है उस हिसाब से ये आंसर जो है गलत होने के चांस रहते, ठीक है। लेकिन हाँ, आप अगर आर्टिकल के पूरे निचोड़ पे जाते हैं, निचोड़ पे जाते मतलब ये कि वो आर्टिकल एक्चुअल में ये कहना चाह रहा था कि ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट हैं 2023 के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, ये एक तरीके से बेवकूफ़ बनाने की मतलब ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा ऑथर कह रहे थे, ठीक है, कि सरकार जो है इन अमेंडमेंट्स के थ्रू जो है जो कह रही है कि हम फॉरेस्ट ट्री कवर को बढ़ाएंगे 3.5 से जो 3.5 बिलियन टन की जो कार्बन सिंक बनाएंगे 2.5 से 3 बिलियन टन की, और 24 डिग्री से 33 डिग्री फॉरेस्ट कवर ले जाएंगे हम 2030 तक अपना, और 2030 तक की कार्बन सिंक बनानी है। तो ये सब बातें जो हैं ये घरों में पेड़ लगाने से या घर के टेरेस में पेड़ लगाने से या बगीचे में 10-20 पेड़ लगाने से या वृक्षारोपण कार्यक्रम आपने कहीं चलाया और वृक्षारोपण कार्यक्रम, देखिए
वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाने से ऐसा नहीं कि वन नहीं बनेंगे, वन बनेंगे आगे, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये बीच का जो टाइम गैप होगा, इस टाइम गैप को कैसे भरेंगे? क्योंकि भाई जो जंगल आप काटोगे वो तो पूरे हरे पूरे जंगल है ना, भरे पूरे जंगल आपने काट दिए तो जो कार्बन स्टॉक रिलीज होगा उसको कैसे जो है आगे डील कर पाएंगे? ये ऑथर का कहना था, ठीक है। बाकी देखिए सरकार जो भी चीज़ें, सरकार देखिए बिना डाटा के बेसिस पे कभी कभी करती है बिना डाटा के भी कुछ काम, लेकिन जो है कम से कम एटलीस्ट इतनी एनालिसिस तो कर ही लेती है कि हम क्या अमेंडमेंट ला रहे हैं, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। कभी कभी हो सकता है कि जो है जो रीज़न होता है भाई, हर चीज़ पब्लिक नहीं की जाती है, तो हो सकता है कोई ऐसा रीज़न हो। अब जैसे उन्होंने ये रूल बनाया कि 100 किलोमीटर बॉर्डर से, जो भी रीजन मीन्स बॉर्डर से लगे 100 किलोमीटर के क्षेत्र में जो जंगल हैं उनको स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी के पर्पज़ से काटा जा सकता है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के। तो अब सोचने को तो हम लोग ये सोचते हैं कि बताओ 100 किलोमीटर जंगल काटेंगे तो बताओ क्या होगा। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई मशीन लेके बैठा है वो पूरे 100 किलोमीटर के काट ही देगा। अरे जहाँ ज़रूरत होगी वहीं वहीं काटेंगे, मतलब हर चीज़ को उल्टा सोचने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। राइटर जो है उन्होंने ऐसा लिख रखा था वहाँ पे कि ये प्रोविज़न भी कितना खतरनाक है कि 100 किलोमीटर के अंदर का सब जंगल काट सकते हैं। तो सब काटेंगे क्यों भाई? जहाँ सिक्योरिटी पर्पज होगा वहीं पे तो काटेंगे ना, वरना दिक्कत होगी भाई काटने वाले को भी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, दूसरा स्टेटमेंट है, लो क्लाउड्स हैव ए हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इमेनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड दस कॉज ए वार्मिंग इफेक्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट आप देख लें, हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेसेस ऑफ द अर्थ। अब बताना ये क्लाउड जो है ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा सोलर रेडिएशन को? रिफ्लेक्ट अगर कर पाता तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन धरती तक आता ही का है, तो पहला तो गलत। दूसरा, लो क्लाउड्स हैव ए हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। अब बताइए लो क्लाउड्स जो हैं ये क्या एब्जॉर्प्शन करेंगे? इंफ्रारेड रेडिएशन को, वो भी इमेनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड दस कॉज। तो करता कौन है? एब्जॉर्व करने का काम जो है ग्रीन हाउस गैसेज करती हैं, बादल बादल नहीं करते हैं। ओके, तो दोनों ही गलत हैं, नाइदर वन नॉट टू। 18वां, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, केरला हैज़ ए फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और तीसरा है गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट इन इंडिया। अब देखिए यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और कितना सिंपल सा है कि छोटे छोटे 3 फैक्ट एक जगह इकट्ठे किए और तीनों फैक्ट को उठा के स्टेटमेंट बना के डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए कि गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया जो है ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, केरला हैज़ ए फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सही है। तीसरा, गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट इन इंडिया, तो ये भी जो है ये गलत है। तो इस तरीके से केवल बीच वाला स्टेटमेंट सही था, केरला हैज़ ए फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आंसर है बी। चौथा प्रश्न आज का देखिए आप, विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसको आप देखिएगा जरा, वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, पहला। अब आप सोच के बताओ कि भाई 1 लाख रुपए दे के भैंस खरीदी हमने, अब सोल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की कैसे हो जाएगी भाई? तो पहला स्टेटमेंट तो साफ साफ गलत है, ए और सी दोनों गए, बचा 2 ओनली या 3 ओनली। अब दोनों को देख लीजिए, व्हेन ए वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड सच एनिमल इज एंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज और आउटसाइड। बिल्कुल भाई, जब किसी को अगर दे दिया आपने सुरक्षा तो अब चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो तो फिर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब सर हकीकत तो ये कि खतरा तभी होगा जब बाहर आ जाएगा। भाई मान लीजिए कि आपने जो है चीते को प्रोटेक्शन दे रखी है, तो अंदर जंगल के तो प्रोटेक्ट है ही है, या वहाँ पे भी कोई खतरा हो सकता है, लेकिन इनकेस अगर बाहर आ गया तो इस हिसाब से तो एक्ट के अकॉर्डिंग वो बाहर ही हो जाएगा कि फिर उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्या। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये तो सही होना चाहिए, ठीक है। तीसरा देखिए, एप्रीहेंशन ऑफ ए प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग ए डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग। तो अब आप बताइए कि केवल आशंका के आधार पे आप कैसे मार देंगे भाई किसी को? ऐसे तो नहीं कर सकते आप। तो इसका आंसर जो है
यहाँ देखिए इसका आंसर गलत है। यूपीएससी ने जो अपनी आंसर की अभी जारी की है उसको आप लोग देखिएगा, तो इसमें इन्होंने गलती की। पहले स्टेटमेंट को इन्होंने सही मान ये गलत लिख गया है, यहाँ पे सही नहीं है पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गलत है, सोल प्रॉपर्टी नहीं है गवर्नमेंट की। तो ठीक है, इस तरीके से केवल 2 ओनली इसका आंसर होगा बी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आंसर यहाँ गलत लिखा हुआ है। उसका लास्ट क्वेश्चन आज का देख लीजिए। सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म्स, सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म्स आर वेल नोन एज कल्टिवेटर्स ऑफ फंगाई या फंगी। तो कौन सी स्पीसीज जो है उसको कल्टिवेटर्स ऑफ फंगी बोलते हैं, ये आपको बताना है। चींटी, कॉकरोच, क्रैब, स्पाइडर। अब देखिए केकड़ा जो है वो तो समुद्र में रहता है, उसका तो फंगी से क्या लेना देना पानी में। कल्टीवेटर ऑफ फंगी है ना। उसके बाद स्पाइडर दीवालों पे रहती है, पेड़ों के ऊपर रहती है, तो इनका फंगी से क्या लेना देना। कॉकरोच नालियों में रहता है नालियों में हालांकि फंगी हो सकता है, लेकिन कल्टीवेटर ऑफ फंगी कहना उस मामले में नाली में क्या कल्टीवेशन करेंगे। चींटी जो है यही अंदर खोद के जाती है, फिर बाहर आती है, फिर जहाँ निकलेगी आपने देखा होगा एकदम भुरभुरी हो जाती है, मिट्टी जैसे केचुए के अंदर जाने बाहर आने से होती है। तो आंसर इसका ए है। तो इस तरीके से आज का हमारा जो है 5 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ये 2022 के क्वेश्चन थे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो ये हमारे आज के यहीं कंप्लीट होते हैं, और इसी के साथ में जो है आज का ये डिस्कशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपके काम का है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए उपयोगी है। आगे लगातार हम लोग रेगुलर करें, अभी आगे हमें और कई सारी चीज़ें धीरे धीरे करके लेके आने वाले हैं। केवल जितना अभी चल रहा है उतने पे ही नहीं रहेंगे, क्योंकि है क्या कि समय नहीं मिल पाता है, पूरे दिन में काफ़ी समय चला जाता है। इस समय द हिंदू में आर्टिकल आप देख रहे होंगे 6-6, 7-7 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, तो 1-1, 2-2 आर्टिकल बच ही जा रहा है, तो उसको कवर करने में काफ़ी टाइम लग जा रहा है। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह भी हम लोग जो कवर कर रहे हैं, तो उसमें भी 2 वीडियो बाकी हैं। जैसे जो अंडर डेवलपमेंट लॉन्चर्स हैं, तो अंडर डेवलपमेंट लॉन्चर्स के बारे में अभी वीडियो बनना है। उसका जो फ्यूचर मिशन ऑफ इसरो हैं, निसार हो गया, चंद्रयान 3 तो देखिए 14 जुलाई को लॉन्च ही होने वाला है। उसके बाद में आदित्य L1 मिशन है, उसके बाद में एक मिशन है स्पेड एक्स, उसके बाद में ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान। तो ये ऐसे 4 मिशन है अभी डिस्कस करने को। फिर उसके बाद जो है साइंटिफिक और एजुकेशनल प्रोग्राम जो चला रखे हैं इसरो ने, उन्हें डिस्कस करना है, जैसे स्पेस ऑन व्हील्स, स्पेस टूर, युविका, और फिर जो पोर्टल हैं, तो ऐसे 9 पोर्टल हैं इसरो के। तो उन पोर्टल्स के बारे में, जैसे iGRESP हो गया, भुवन हो गया, भूनिधि हो गया, तो इस तरीके के 9 पोर्टल्स हैं। तो इतनी चीज़ें अभी हमें डिस्कस करना बाकी है, वो जैसे ही डिस्कस होंगी वैसे ही स्पेस टेक्नोलॉजी हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो स्पेस टेक्नोलॉजी अगर आप लोगों में से किसी को भी जो है कन्फ्यूज़न हो कहीं, या कोई चीज़ पढ़नी हो, तो आप उसको जाके पढ़िए। एकदम मीन्स हमने मैक्सिमम जितना जो है इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मतलब ईजिली एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो उतना हमने अपनी तरफ से कवर करने का प्रयास किया। बाकी आप देखिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन भी दे सकते हैं। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। वीडियो लंबा हो जाएगा फिर, है ना। नमस्कार।